कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट वाले में पार्ट नंबर 13 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे करंट जनरेटर यानी धारा जनित्र, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें एक क्वेश्चन मिलता है, कभी एसी जनरेटर तो कभी डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें ये चाहिए कि जनरेटर है क्या, जनरेटर करता क्या है। तो आपने विवाह के अंदर देखा होगा, शादी के अंदर देखा होगा, कई बार लाइट चली जाती है या जो मैरिज गार्डन होते हैं उसमें लाइट नहीं होती है, लेकिन वहां पर अपन जनरेटर लगाते हैं और अपन देखते हैं लाइट आ जाती है। तो यदि आपने देखा होगा जनरेटर के अंदर क्या होता है, यानी वो करता क्या है, वो जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपको पहले भी ध्यान होगा, क्योंकि ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का ये नियम होता है, एनर्जी कंजर्वेशन जो होती है, ऊर्जा को केवल अपन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए हाथ के अंदर कोई मेरे यहाँ पर प्लेट है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh। m क्या है, इसका द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, h उसकी हाइट है, ये कितनी ऊंचाई पे वो है। यानी जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके सापेक्ष देखी जाती है, उसकी हाइट के सापेक्ष देखी जाती है। क्योंकि मास तो जो है वो है उसका फिक्स होगा, जैसे जो भी है जितनी भी वेट की है जो भी उसका फिक्स है, g 9.8 फिक्स है, h क्या चेंज हो सकती है। यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अलग होगी, यहाँ स्थितिज ऊर्जा अलग है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अलग है। क्लियर? जब मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ और नीचे गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के अंदर। किसमें कन्वर्ट हुई, गतिज ऊर्जा के अंदर, यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। हाफ mv², मास तो वही है, और v क्या हो सकता है, चेंज, क्योंकि अब वो जो स्थिति थी फिक्स थी, जैसे मैंने इसको गिराया, गिरने के साथ इसने कोई ना कोई वेलोसिटी ले लिया, यानी वेग ले लिया। तो वेग के कारण क्या हो गया, इसके अंदर कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा से, यानी पोटेंशियल एनर्जी टू कन्वर्ट किसमें होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब ये जाकर फर्श पर टकराएगी फिर रुक जाएगी, तो फर्श पर टकराने के साथ वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, ध्वनि ऊर्जा के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर। तो ध्यान रहना चाहिए कि एनर्जी ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं ना ही अपन नष्ट कर सकते हैं, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप के अंदर क्या होती है, चेंजिंग होती है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जनरेटर क्या काम करता है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसके अंदर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यानी ऐसा उपकरण, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को यदि विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है, बदलता है, उसको चेंज करता है, तो अपन उसको बोलेंगे जनरेटर। क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे, जनित्र बोलेंगे। यानी अपन उसको कोई मैकेनिक यानी कोई यांत्रिक कार्य अपन करेंगे। क्या करेंगे, यांत्रिक कार्य। एक मोटर भी होती है, मोटर के अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपने मोटर देखा होगा, नल वगैरह के अंदर लगती है, ठीक है, उस मोटर के अंदर अपन क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं उसको, यानी उसको बिजली देते हैं, तब वो चलती है और नलकूप से पानी बाहर निकलता है। मतलब हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ अपन मैकेनिकल एनर्जी उसको देंगे, यांत्रिक उस जनरेटर को देखा होगा आप, अपनी हिला के उसको चलाते हैं, मतलब उसको अपन यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा यदि कोई सिस्टम हो, ऐसी कोई डिवाइस हो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर करती हो, तो वो क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। अब ये जनरेटर जो है दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। फर्स्ट है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर यानी एसी जनरेटर, या जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी डीसी जनरेटर यानी दिष्ट धारा जनरेटर। ये दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक तो एसी और एक होता है डीसी। ध्यान दें, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार डीसी एक बार एसी, या इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एसी और डीसी के अंदर क्या डिफरेंस है। अब फर्स्ट अपन लेते हैं एसी जनरेटर, जिसको डायनेमो भी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। अब एसी जनरेटर क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज, एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर, इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये होता क्या है।
फर्स्ट क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है, मतलब अपनी जान सकते हैं डेफिनेशन टाइप में उसको। दूसरा अपन इसको बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन यानी इसकी बनावट क्या है। और थर्ड अपन जो पढ़ेंगे उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कार्य विधि पढ़ेंगे, यानी वर्किंग वो कैसे करता है, फिर किस किस पर डिपेंड करता है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। जो एसी जनरेटर हो चाहे वो क्या हो, डीसी जनरेटर हो। लेकिन आप एसी जनरेटर को जो ढंग से पढ़ लेंगे तो डीसी जनरेटर मात्र 3 मिनट के अंदर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक लाइन आपको रटनी है, बाकी एलईडी जैसा कैसा है कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। तो एसी जनरेटर आपको मेनली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, डीसी के अंदर आपको 2 लाइन के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट है एसी जनरेटर, डायनेमो जिसको अपन बोलते हैं, तो डेफिनेशन तो वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी उपकरण या डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यानी विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता हो, क्या कहलाता है वो, एसी जनरेटर कहलाता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो जनरेटर चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो, दोनों एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो सिद्धांत है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों चाहे एसी हो चाहे डीसी जनरेटर हो, कैसा भी हो, उसका सिद्धांत यदि प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है तो किस पर काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। प्रिंसिपल में क्या लिखा, व्हेनेवर इन ए कॉइल्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज द करंट गेट इंड्यूस, एसी जनरेटर आर बेस्ड ऑन ईएमआई, यानी किसी भी कुंडली में यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रखना प्रिंसिपल के रूप में, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अपन अब इसकी देखते हैं बनावट, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब देखिए इसकी बनावट को अपन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें लिखा है कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोइल ABCD, यानी एक आयताकार कुंडली है ABC और D, ये वाली, ये दिख रही है आपको ये वाली, इसके अंदर ABC और D इस तरीके से ये क्या है, आयताकार ये कुंडली है, जिसको आपने इसको A मान लिया, ये B है, C और ये क्या है, D है, जिसका नाम है आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर बोलते हैं इसको, कॉल्ड आर्मेचर, विच कैन बी रोटेट बिटवीन 2 स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ ए फील्ड मैग्नेट N एंड S, यानी ये जो आर्मेचर है, जो आयताकार कुंडली जो बनी हुई है, इस कुंडली पर तार लपेटे हुए होते हैं, वायर जो जानते हो ना, इसके चारों ओर क्या वायर की एक लेयर बनी हुई होती है, और वो तार कौन से होते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार होते हैं। और ये आयताकार कुंडली 2 इन शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, ये लिखा हुआ N और ये क्या S, ये 2 पोल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बने हुए हैं, यानी ये तो N है और ये कौन सा है, साउथ पोल, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और दोनों के बीच में क्या रखी हुई आयताकार कुंडली, ये रोटेट करती है इस तरीके से, ये जो कुंडली है इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये है आर्मेचर। The coil is made of a large number of turns of insulated copper wire यानी विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी हुई होती है, यानी ऐसी जनरेटर में एक विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी हुई आयताकार कुंडली होती है, जिसका नाम क्या रखा हमने, आर्मेचर रखा है, जो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S के मध्य क्या है, रखी जाती है। तो सबसे पहले आप इसका नाम रखेंगे कि जो आयताकार कुंडली जो होती है, रेक्टाकार जो रेक्टेंगुलर जो कॉइल होती है, उसका नाम क्या होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्मेचर अपन बोलते हैं। रखी कहाँ जाती है, 2 मैग्नेट जो बने होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या इसको रखा जाता है। नेक्स्ट वन है द एंड्स A एंड D, यानी इस आयताकार जो कुंडली है इसके सिरे, ये A वाला और ये D, द एंड्स A and D of the coil are connected to slip ring। ये देखो, ये जो मैंने गोले के अंदर बना रखा ब्लू कलर से, इस तरीके से गोला बना रखा ब्लू कलर का, और अंदर R1 लिख रखा और एक के क्या लिख रखा मैंने R2, ये रिंग है एक इस तरीके से, ठीक है। क्या बनाई मैंने, रिंग बनाई है, इसको सर्पी वाले बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग इसको अपन कहते हैं। तो द एंड्स A and
and D of the coil are connected to slip ring R1 and R2. When the slip ring R1 and R2 rotate the coil, the carbon ब्रुश B1, यानी ये जो सर्पी वाले जो होते हैं स्लिप रिंग जो R1 R2 होते हैं, इसका संबंध किससे होता है? ये B1 और B2 जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ बना रखे हैं, B1 और B2 लिख रखा है, ये दोनों क्या कार्बन ब्रुश है? क्या है? कार्बन ब्रुश, जिसको हमने B1 और B2 से डिनोट कर रखा है। अदर एंड्स ऑफ B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, यानी B1 और B2 का एक एंड जो होता है, एक सिरा किसके साथ कनेक्टेड है? इस सर्पी वाले के साथ, और दूसरा वाला सिरा जो होता है, सेकेंड एंड जो होता है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है? इस गैल्वेनोमीटर के साथ। ऐसा इसी के अंदर है, एक सिरा इस सर्पी वाले R2 के साथ कनेक्टेड है, जबकि दूसरा सिरा किसके साथ कनेक्टेड है? G यानी गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसके अंदर धारा उत्पन्न होती है। वो धारा अपन किससे देखते हैं? इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा अपन देखते हैं। तो बनावट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से बनी वो चीज आपको बतानी है शॉर्ट में बिल्कुल, कि ये एक आयताकार विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी हुई कुंडली होती है, जो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S के मध्य रखी हुई होती है। इस आयताकार कुंडली आर्मेचर जिसका नाम है, उसका संबंध दो सर्पी वाले यानी R1 और R2 से होता है। ये सब याद रखेंगे, सर्पी वाले स्लिप रिंग R1 और R2 याद रखेंगे, क्योंकि जब अपन डीसी जनरेटर पढ़ेंगे तब अपन फिर इसकी चर्चा करेंगे, वहां इसकी जगह दूसरी चीज आती है जिसको कम्यूटेटर बोलेंगे अपन। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए याद रखें। इस आर्मेचर का संबंध किससे होता है? R1 और R2, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सर्पी वाले अपन इसको बोलते हैं। और सर्पी वाले का संबंध किससे होता है? कार्बन ब्रुश से, B1 और जिसको B2 अपन कहते हैं। और कार्बन ब्रुश का संबंध किससे होता है? बाह्य परिपथ से होता है, यानी एक्सटर्नल सर्किट से होता है, जिस सर्किट में अपन धारा की उपस्थिति को अपन देखेंगे। और पहले भी आपको बताया था कि धारा किसके द्वारा मापी जाती है? वो तो एमीटर है, लेकिन धारा की उपस्थिति को कौन बताएगा? उसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। ये धारा की उपस्थिति को बताएगा कि इस परिपथ के अंदर करंट आई या नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी देनी है, यानी इस आर्मेचर को हमें रोटेट करवाना है। और जब आर्मेचर रोटेट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी देती, और इससे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा बनेगी। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? पता कौन लगाएगा? ये गैल्वेनोमीटर लगाएगा। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है। अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं, क्रिया विधि देखते हैं किस तरीके से ये जो एसी जनरेटर है वो काम करता है। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग बिटवीन बोथ स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ ए फील्ड मैग्नेट, यानी जब ये कॉइल यानी ये आर्मेचर रोटेट करती है, यानी घूर्णन करती है, कहां पर? इन दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, यानी N और S के मध्य जब ये आर्मेचर रोटेट करती है, द प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट इन आर्मेचर कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी चुंबकीय प्रेरण के कारण, क्योंकि ऐसे जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर, चुंबकीय प्रेरण पर। तो ये चुंबकीय प्रेरण के कारण इसके अंदर कोई ना कोई धारा उत्पन्न होती है। अब जो ये धारा उत्पन्न होती है वो किस पर डिपेंड करती है? यानी ये धारा जो उत्पन्न होती है वो आर्मेचर के घूर्णन पर डिपेंड करती है, क्योंकि आर्मेचर देखकर किस तरीके से घूमता है। अपने पास जैसे ये N और ये S है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। N से किधर जाएगी? S की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। मैं यहां ऊपर बना रहा हूं एक बार कि देखिए ये N टू S की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो जा रही है, यानी B को मैंने क्या कहा है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का है। N से S की ओर यू जा रही है, ठीक है। और इस कॉइल को मैंने यहां रख दिया, ये है आर्मेचर आपका। ये क्या रखा है मैंने? ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, यानी आर्मेचर है। ये आर्मेचर है इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये आर्मेचर यूं, ये रोटेट करेगी इस तरीके से, इस पर यूं ये घूर्णन करेगी। तो आपको दिख रहा होगा, अब ये है, ठीक है, फिर ये यूं होगी, फिर वापस ऐसे आएगी, यानी एक साइकिल जो इसकी होगी
उसमें एक बार तो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, एक बार क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी बार क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी एक बार क्या होगी, लंबवत होगी, दूसरी बार क्या होगी, समानांतर। जैसे यहां ये ऐसे है और ये यूं है, तो इनके बीच कितना कोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया, यानी परपेंडिकुलर होगी। जब इसकी क्या हो जाएगी इस तरीके से, तो समानांतर हो जाएगी। यानी एक साइकिल के अंदर ये एक बार में क्या होती है, लंबवत, और एक बार क्या होती है, समानांतर आएगी। तो पहला पॉइंट हम देखिए, इसके अंदर क्या लिखा, प्रेरित धारा का मान आर्मेचर यानी कुंडली के घूर्णन पर निर्भर करता है। जिसमें फर्स्ट स्टार लगा के लिख रखा हमने, व्हेन आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने बी से डिनोट कर रखा है। जब इसके ये परपेंडिकुलर आएगी, कौन, ये आर्मेचर घूम के जब यूं हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अब यूं है, ये घूम के यूं हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड अपना ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इज मैक्सिमम, यानी इस कंडीशन के अंदर जब ये परपेंडिकुलर होगी, तो इस कंडीशन के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम होगी। करंट क्या होगी, ध्यान रखिए, मैक्सिमम होगी। और डायरेक्शन जो है इस गैल्वेनोमीटर की, सपोज इधर आ गई, ठीक है, क्या बना दी मैंने, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप जो आया वो इस तरीके से आ गया, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। ध्यान रखें, इस तरीके से आ गया। कब, जब परपेंडिकुलर थी किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड के, कौन, ये कौन, आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर हाफ साइकिल व्हेन आर्मेचर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब आधे चक्कर के बाद, जब ये पहले ऐसे थी, फिर यूं हुई आधे चक्कर में परपेंडिकुलर, फिर ये वापस यूं हो जाएगी, मतलब आधे चक्कर के बाद जब ये वापस क्या हो जाएगी, पैरेलल, इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी, समानांतर आ जाएगी। करंट इज मिनिमम, करंट क्या होगी यहां पर, मिनिमम होगी। यानी जब ये परपेंडिकुलर था, ध्यान रखें, जब ये ऐसे था तब धारा क्या थी, मैक्सिमम। तब ये परपेंडिकुलर था तब क्या थी, मैक्सिमम। जब पैरेलल हो जाएगी धारा क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू प्रीवियस डायरेक्शन, यानी पहले इस डायरेक्शन के अंदर अपनी धारा बह रही थी, वो इसकी उल्टी, यानी अब इस कंडीशन के अंदर हो जाएगी, इधर पहले से विपरीत डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट टू प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी पहले जो धारा थी उसकी दिशा के बिल्कुल क्या हो जाएगी, विपरीत। दोनों काम उल्टा हो गया। जब परपेंडिकुलर था तब धारा क्या थी, मैक्सिमम, और जो भी डायरेक्शन थी, जब ये पैरेलल हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम हो गई, और डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट उसकी क्या होगी, उल्टी हो चुकी। यानी अब क्या कह सकते हैं अपन कि एक घूर्णन में धारा का मान और डायरेक्शन, देखा आपने, जब ये ऐसे थी तब धारा का मान क्या था, मैक्सिमम, ऐसे हुआ मिनिमम। जब ये ऐसे था धारा की दिशा यूं, जब ये यूं हुआ धारा की दिशा यूं। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, यानी जब एक चक्कर इसने रोटेट किया आर्मेचर ने, तब धारा का मान भी चेंज हुआ, यानी एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, और धारा की डायरेक्शन भी, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हुई। एक बार इस डायरेक्शन में थी तो दूसरी बार क्या हुई, इस डायरेक्शन में। यानी एक साइकिल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं अपन कि एक साइकिल के अंदर, एक घूर्णन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक साइकिल के अंदर, एक घूर्णन के अंदर अपन क्या करें कि धारा की वैल्यू भी चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, प्लस उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है। क्या मतलब, क्या कह सकते हैं अपन, यानी परिवर्तित धारा प्राप्त हो रही है। कौन सी धारा प्राप्त हो रही है स्टूडेंट्स, परिवर्तित धारा प्राप्त हो रही है, और इसी धारा को अपन क्या कहेंगे, प्रत्यावर्तित धारा कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ये लिख रखा देखो, सिमिलरली वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग वन साइकिल, यानी एक साइकिल के अंदर धारा की डायरेक्शन भी चेंज होती है और उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। थस इन एक्सटर्नल सर्किट वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरिएबल, यानी एक साइकिल के अंदर अपन देखते हैं तो इस सर्किट के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर धारा का मात्रा है या धारा की जो वैल्यू है वो भी चेंज मिली, प्लस धारा की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज मिली, विच नॉन एज अल्टरनेटिंग करंट, यानी इससे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रत्यावर्तित धारा। प्रत्यावर्तित धारा क्यों हुई कि धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, किसमें, एक चक्र के अंदर। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी
कार्य प्रणाली थी, क्रियाविधि थी। ठीक है, तो कार्यविधि और अपनी इसकी बनावट पढ़ी। अब अपन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ द करंट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन, जो धारा जो उत्पन्न जो होती है, जो करंट जो हमें इंड्यूस जो करंट जो मिलती है वो किस किस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इसके अंदर है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी जो कुंडली में फेरू की संख्या, फेरू से मतलब जो अपने पास जो कॉइल थी, जो अपनी कुंडली थी, जो आर्मेचर था, इस आर्मेचर पर जो वायर लपेटे हुए थे, विद्युत तोरित तांबे के तार जो लपेटे हुए थे, उस पर कितने फेरे हैं, नंबर्स ऑफ जो टर्न है उस पर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी क्या करता है, निर्भर करता है कि कितनी उसकी सामर्थ्य है चुंबकीय क्षेत्र की, तो उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। थर्ड है द स्पीड एट विच द कॉइल रोटेट, यानी जो आर्मेचर इन शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो रोटेट करती है उसकी स्पीड कितनी है, किस तरीके से रोटेट करती है, उस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो विद्युत धारा का मान कुंडली में किस पर डिपेंड करेगा, फेरू की संख्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और आर्मेचर के घूर्णन पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपका ये एसी जनरेटर कंप्लीट होता है। याद क्या करना है, पहला इसका जनरेटर की परिभाषा, यानी ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो, जनरेटर कहते हैं। फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, ईएमआई पर आधारित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमने बनावट देखी, बनावट में हमने क्या देखा, एक बार फिर शॉर्ट में रिवाइज कर लेता हूँ। ये एक आयताकार कुंडली होती है, विद्युत तांबे के तार से बनी हुई होती है, ठीक है, जिससे दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस कुंडली का संबंध किससे होता है, सर्पी वलय R1 और R2 से होता है। सर्पी वलय का संबंध किससे होता है, B1 और B2 जो कार्बन ब्रश उससे होता है, और B1 और B2 का संबंध किससे होता है, एक्सटर्नल परिपथ से होता है, बाह्य परिपथ से होता है, जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। फिर कार्यविधि के अंदर आते हैं, तो कार्यविधि के अंदर क्या है, जब ये आर्मेचर रोटेट करती है तब अपन देखते हैं धारा उत्पन्न होती है। रोटेट में जब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर था, ठीक है, जब ये रोटेट करके सबसे पहले परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, धारा का मान मैक्सिमम बताया और डायरेक्शन जो भी है हो गई। उसके बाद आधे चक्र के बाद जैसे ही ये वापस क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी इसके, तब धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और धारा की वैल्यू मिनिमम और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले से उल्टी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। यानी अपन ने क्या कहा था कि एक चक्कर के अंदर धारा की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो क्या चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रत्यावर्ती धारा का नाम हमने दिया था। इस प्रकार हमने मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। डिपेंड किस किस पर करती है, कुंडली में फेरों की संख्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है और आर्मेचर के घूर्णन पर भी निर्भर करती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एसी जनरेटर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप उसको याद रखेंगे। फिर भी आपका इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। और जो भी है, या व्हाट्सअप नंबर जो मेरा दे रखा है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका दूसरा जो है पार्ट डीसी जनरेटर वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन डीसी जनरेटर पढ़ने से पहले ये पूरा वीडियो देखें और एसी जनरेटर को समझें, क्योंकि डीसी जनरेटर को समझने में अपना टाइम नहीं लगेगा यदि आपको एसी जनरेटर समझ में आया हुआ है तो। थैंक यू।